आइए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। एक बार फिर से आप सब बच्चों का मेरी क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में बेटे आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है बेटे कंसाइनमेंट अकाउंट। बेटे आप लोगों के सीए फाउंडेशन के सिलेबस में कंसाइनमेंट अकाउंट जो चैप्टर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इस चैप्टर का एक बहुत अच्छा रोल है। और आप ये सब बच्चे ये बात मानकर चलिएगा बेटे कि आप लोगों का जो सीए फाउंडेशन का सिलेबस है, आप लोगों का जो सीए फाउंडेशन का सिलेबस है, सीए फाउंडेशन के सिलेबस में एक क्वेश्चन, आपका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से निकलकर आता ही आता है। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से निकलकर आए ही आएगा, ये बात आप मानकर चलिएगा। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आपको जो है कंसाइनमेंट अकाउंट से बेटे देखने को पक्का मिलने वाला है। मैं आप सब बच्चों को बता दूं कंसाइनमेंट अकाउंट बेसिकली, अगर मैं बात करूं कंसाइनमेंट क्या है। कंसाइनमेंट बेटा, अगर एक बिजनेसमैन अपने गुड्स को डायरेक्टली कस्टमर को सेल ना करके अगर एजेंट के थ्रू सेल करवाता है और उस कंडीशन में हम अपने एजेंट को कमीशन बेसिस पर अपॉइंट करेंगे, तो उसे हम लोग नाम देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट का। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि एक पर्सन जब कोई गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है, कंसाइनमेंट अकाउंट आम तौर पर किस तरह के बिजनेस में ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है, मैं आपको बताता हूं बेटा। आमतौर पर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक कैलकुलेटर बनाया जिसका नाम रखा विशेष कैलकुलेटर, और मैंने विशेष कैलकुलेटर का प्रोडक्शन करने के बाद मैं गया मार्केट में अपना डीलर बनाने के लिए। मैंने मार्केट में जाके एक पर्सन को बोला, होलसेलर टाइप कोई पर्सन, मैंने बोला कि आप हमारे प्रोडक्ट के डीलर बन जाओ, हम आपको प्रोडक्ट देंगे और आपको ये प्रोडक्ट आगे मार्केट में अपने रिटेलर्स को सेल करना है, रिटेलर आगे कस्टमर्स को सेल करेगा। लेकिन वो डीलर ये कहता है कि सर आपका जो ये प्रोडक्ट है इसकी अभी तक मार्केट में डिमांड नहीं है, इसकी अभी तक मार्केट में डिमांड नहीं है, तो ये प्रोडक्ट हम आपसे नहीं खरीद सकते। मतलब अब जिस सोच के साथ मैंने अपना प्रोडक्ट बनाया था कि भाई मैं मार्केट में जाके अपने डीलर्स बना दूंगा और डीलर्स को मैं सप्लाई कर दूंगा, तो उतना इजी जो है ये काम नहीं रहा। तो अब मैंने सोचा कि इस प्रोडक्ट को सेल कैसे किया जाए, तो हमने डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट लेकर हम आए और हमने क्या किया, अपने नीचे एजेंट्स अपॉइंट किए। कंसाइनमेंट में क्या होगा, हमने अब डीलर्स को स्टॉक सेल करना कर दिया बंद, ना हमने अप्रूवल सेल किया। एक आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा है सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। उसमें क्या होता है कि हम कस्टमर को स्टॉक दे देते हैं और कस्टमर को इस कंडीशन पर स्टॉक देंगे कि वो अप्रूव करेगा तो वो सेल माना जाएगा, अदरवाइज कस्टमर हमें रिटर्न कर सकता है। यहाँ कुछ ऐसा है, लेकिन प्रैक्टिकली हमने डीलर्स को सेल नहीं किया। यहाँ क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट का जो कंसेप्ट है मैं आपको बता रहा हूं। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं, आप जरा पहले मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं बेटे, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के हमारे इस टॉपिक में क्या होगा, तो मैं अगर बात करूं एक्स कंसाइनर है, एक्स हमारा कंसाइनर है, एक्स एक पर्सन है। कंसाइनर जो है वो पर्सन होगा जो मान लीजिए गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो मान लीजिए गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद इसने क्या किया, अपने एजेंट्स बनाए। मान लीजिए हमने अपना एजेंट बना लिया मिस्टर वाई को। एक्स कंसाइनर, एक्स वो पर्सन है जो मैन्युफैक्चरर है। अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि कंसाइनर कौन होगा वो मैं बताऊंगा, कंसाइनर वर्ड क्या है वो मैं आपको क्लियर करूंगा। अभी अभी अपन लोग ये मान लेते हैं कि एक्स वो मैन्युफैक्चरर है जिसने ये विशेष कैलकुलेटर बनाया, और ये कैलकुलेटर बनाने के बाद इसने ये प्रोडक्ट अपने एजेंट वाई को सेंड किया। अब बात सुनना ध्यान से, यहां कंसाइनमेंट बेसिस में क्या होगा, वाई को हमने अपना बना लिया बेटा एजेंट। वाई वो एजेंट है जो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में करने वाला है सेल। वाई जो हमारा एजेंट है उसको हमने स्टॉक सेल नहीं किया। नोट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, नोट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, हमने अपने वाई एजेंट को
गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की है। ओनली ट्रांसफर द गुड्स ओनली ट्रांसफर द गुड्स टू कंसाइनी। हमने क्या किया, ओनली ट्रांसफर क्या किया है, ओनली ट्रांसफर गुड्स टू कंसाइनी। कंसाइनर एक्स ने अपने कंसाइनी वाई एजेंट को जो स्टॉक सेंड किया, ओनली गुड्स की पोजेशन ट्रांसफर की है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की है। हमने वाई एजेंट को ये से कंडीशन रखी कि भी वाई हमारा जो प्रोडक्ट है उसको क्या करेगा, सेल्स करेगा कस्टमर को। वाई हमारा जो एजेंट है ये प्रोडक्ट को सेल करेगा अपने कस्टमर्स को, और इसके बदले में वाई एजेंट को रिसीव होगा, वाई जो है वो हमसे रिसीव करेगा कमीशन। वाई हमसे रिसीव करेगा बेटे कमीशन। मतलब ये कि हमने जो एजेंट वाई अपॉइंट किया उसका काम है हमारे प्रोडक्ट को सेल करना, और उस प्रोडक्ट को सेल करने के बदले में हम अपने वाई एजेंट को देने वाले हैं बेटे कमीशन। ये बात आप सबसे पहले मानकर चलिएगा कि कंसाइनमेंट में कमीशन बेसिस पर काम होने वाला है। तो वाई कंसाइनी को एक्स कंसाइनर ने माल भेजा है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, इसमें दो पार्टी को मैंने इन्वॉल्व कर दिया, एक है एक्स और एक पार्टी का नाम है वाई। अब जो एक्स है उसे मैंने नाम दे दिया कंसाइनर का, एक्स को मैंने नाम दे दिया बेटे कंसाइनर का, और वाई को मैंने नाम दे दिया बेटे कंसाइनी का। वाई को मैंने नाम दे दिया कंसाइनी का। एक्स हो गया कंसाइनर और वाई हो गया बेटे कंसाइनी। एक्स कंसाइनर ने वाई कंसाइनी को स्टॉक सेंड किया है, एक्स कंसाइनर ने वाई कंसाइनी को स्टॉक सेंड किया है, और एक्स कंसाइनर जो है वो प्रिंसिपल है और वाई कंसाइनी जो है वो हमारा एजेंट है। इसकी क्या प्रॉपर्टी होंगी, कैसे इसको डील करेंगे, थोड़ा सा पहले मैं आपको थ्योरेटिकली ये टॉपिक एक्सप्लेन करता हूं, और जब आपको थ्योरेटिकली ये थोड़ा टॉपिक एक्सप्लेन हो जाएगा फिर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी प्रैक्टिकल अकाउंटिंग और जर्नल एंट्रीज के बारे में। आप सब बच्चे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो चैप्टर मैंने आप लोगों को बेटा इशू किया है वो सेम फाइल मैंने स्क्रीन पर आपके लिए ले लिए। आप ये देखिएगा, इसमें मैंने लिखा गुड्स आर डिस्पैच बाय द वन मर्चेंट टू द अनदर फॉर द पर्पज ऑफ सेल्स ऑन कमीशन बेसिस एट द सेल ऑफ द रिस्क ऑफ द सेंडर हिमसेल्फ। कंसाइनमेंट में दो पार्टी इन्वॉल्व हैं। एक पार्टी, एक मर्चेंट जब दूसरे मर्चेंट को गुड्स सेंड करता है और इस कंडीशन पर कि वो सेंडर के रिस्क पर ही प्रोडक्ट को सेल करेगा, मतलब कंसाइनर कंसाइनी को जो स्टॉक सेंड कर रहा है तो वो कंसाइनर के रिस्क पर ही कंसाइनी जो है उसको सेल करेगा। एंड द पर्सन, ये देखिए, द पर्सन हु डिस्पैच द गुड्स इज कॉल्ड कंसाइनर। जो पर्सन गुड्स को डिस्पैच कर रहा है उसे हमने नाम दिया कंसाइनर का। एंड द पर्सन रिसीव द गुड्स इज कॉल्ड कंसाइनी, और जो गुड्स की डिलीवरी रिसीव कर रहा है बेटे उसे हमने नाम दे दिया कंसाइनी। तो दो पार्टी इन्वॉल्व हैं, एक है कंसाइनर एक है कंसाइनी। सेंडर होगा कंसाइनर और रिसीवर होगा कंसाइनी। रिसीवर हमारा एजेंट होगा, रिसीवर हमारे थ्रू सेंड किए गए स्टॉक को अपने कस्टमर्स को सेल करेगा, और कस्टमर्स को सेल करने पर जो प्राइस रियलाइज करेगा कंसाइनी, उस प्राइस पर एक फिक्स परसेंटेज हम लोग कंसाइनी को एज अ कमीशन देने वाले हैं। एंड द गुड्स सो सेंड आर कॉल्ड कंसाइनमेंट। कंसाइनर जो गुड्स कंसाइनी को सेंड करता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग नाम देने वाले हैं कंसाइनमेंट का। द रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी इज दैट प्रिंसिपल एंड एजेंट। कंसाइनर और कंसाइनी का जो रिलेशनशिप है वो प्रिंसिपल और एजेंट का होना चाहिए। मतलब ये कि कंसाइनमेंट में जो गुड्स कंसाइनर कंसाइनी को सेंड करेगा, कंसाइनी जो है जब गुड्स को आगे फर्दर कस्टमर को सेल कर देगा,
तो कंसाइनर और कंसाइनी में जो रिलेशनशिप होगा वो प्रिंसिपल एंड एजेंट का होगा। कंसाइनर और कंसाइनी में जो रिलेशनशिप होगा वो प्रिंसिपल एंड एजेंट का होगा। अच्छा, इसमें क्या है, सबसे पहली बात कंसाइनमेंट। इसमें लिखा गया कंसाइनमेंट मींस द ट्रांजैक्शन ऑफ सेंडिंग गुड्स बाय द वन पर्सन टू द अनदर। मतलब ये कि कंसाइनमेंट का यहां मतलब एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को गुड्स सेंड करेगा उसे कंसाइनमेंट का नाम देंगे, एंड हु इज टू बी सेल ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्स्ट पर्सन, और कंसाइनी वो प्रोडक्ट फर्स्ट पर्सन के बिहाफ पर आगे फर्दर कस्टमर्स को सेल करेगा। ऐसा हमने इसमें बोला। दूसरी बात, इसमें जो पार्टी है कंसाइनर वो कौन होगा? इसमें जो पार्टी है कंसाइनर वो कौन होगा? तो मैंने बोला द पर्सन हु सेंड गुड्स इज नोन एज कंसाइनर। मतलब जो पर्सन गुड्स को सेंड कर रहा है वो कौन होगा? कंसाइनर। और एक पर्सन है कंसाइनी, तो मैंने बोला द पर्सन टू हुम गुड्स आर सेंड आर नोन एज कंसाइनी। जिसको गुड्स सेंड की गई हैं उसे हम लोग नाम दे देंगे कंसाइनी का। तो एक पार्टी होगा कंसाइनर और एक पार्टी होगा बेटे कंसाइनी। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो लिखा गया द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू पर्संस इज दैट प्रिंसिपल एंड एजेंट। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो प्रिंसिपल और एजेंट का होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या लिखा, ये देखिए, इफ एक्स सेंड गुड्स टू वाई फॉर द सेल ऑन हिज बिहाफ, एक्स इज नोन एज कंसाइनर एज प्रिंसिपल और वाई नोन एज कंसाइनी और एजेंट। कंसाइनर एक्स है जिसे हम लोग नाम देंगे प्रिंसिपल का, और कंसाइनी एजेंट है जिसे हम लोग नाम देंगे अपने कंसाइनी या एजेंट का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आउटवर्ड ओब्लिक इनवर्ड कंसाइनमेंट, बेटे कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट इज आउटवर्ड कंसाइनमेंट फॉर द पर्सन हु सेंड द गुड्स फॉर सेल, एंड इनवर्ड कंसाइनमेंट फॉर द पर्सन हु रिसीव द गुड्स फॉर सेल। मतलब जो गुड्स सेंड करेगा उसके लिए आउटवर्ड कंसाइनमेंट है और जो गुड्स को रिसीव करेगा उसके लिए इनवर्ड कंसाइनमेंट है। कंसाइनमेंट में दो पार्टी इन्वॉल्व हो गई, एक सेंडर एक रिसीवर। सेंडर और रिसीवर, सेंडर के लिए आउटवर्ड कंसाइनमेंट, रिसीवर के लिए हमारा जो गुड्स होगा वो बेसिकली इनवर्ड कंसाइनमेंट जो है वो माना जाएगा। चलिए, इसके अलावा अगर मैं बात करूं फीचर्स पार्टनरशिप की, सॉरी कंसाइनमेंट की, बेटा फीचर्स क्या होंगी ये मैं आप सब बच्चों को बता रहा हूं। कंसाइनमेंट अकाउंट की फीचर्स क्या होंगी आप सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बेटे कंसाइनमेंट अकाउंट की जो फीचर्स हैं इसमें सबसे पहला काम द रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी इज दैट प्रिंसिपल एंड एजेंट। बेटा हर बात को मैंने यहां बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो प्रिंसिपल एंड एजेंट का होगा। कंसाइनर कौन होगा? प्रिंसिपल। कंसाइनी कौन होगा? एजेंट। ये वाली बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, ओनली द पोजेशन ऑफ गुड्स नोट द ओनरशिप ट्रांसफर टू द कंसाइनी। बेटे कंसाइनमेंट में हम लोग केवल गुड्स की पोजेशन जो है वो ट्रांसफर करते हैं, ना कि ओनरशिप। मतलब कंसाइनमेंट में ओनली गुड्स की पोजेशन ट्रांसफर की गई, ना कि ओनरशिप ट्रांसफर की जाएगी। ये वाली बात अपने को ध्यान रखनी है। तीसरी बात, रिस्क ऑफ द गुड्स रिमेन विद कंसाइनर। गुड्स का जो रिस्क होगा वो किसका होगा? कंसाइनर का, क्योंकि ओनर बेटे कंसाइनर है। ओनर जो है वो कंसाइनर है तो रिस्क जो है वो कंसाइनर से इन्वॉल्व होंगे। बिकॉज ओनरशिप ऑफ गुड्स रिमेन विद द कंसाइनर। बेटे एक बात सुनो, जो ओनर होता है रिस्क उसी का होता है। तो यहां हमने कंसाइनर ने कंसाइनी को केवल गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर किया है, ओनरशिप तो ट्रांसफर की नहीं है। दैट मीन्स ओनर आज भी कौन है? कंसाइनर है। तो भाई जो ओनर होगा रिस्क उसी का होगा, ये वाली बात आप मानकर चलिएगा। इसके अलावा कंसाइनर इज इंटाइटल्ड टू रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस।
incurred by him on behalf of consigner as per the agreement। इसका मतलब ये कि कंसाइनर जो है, कंसाइनी के जितने भी एक्सपेंस है वो सब रिम्बर्स करेगा। मतलब इस बात का ये, जर्नल लैंग्वेज में अगर मैं बता दूं, कंसाइनर इज अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू बियर ऑल ऑफ द एक्सपेंस रिलेटिंग टू द कंसाइनमेंट। मतलब कंसाइनर वो पर्सन है जो ओनर है और कंसाइनर के बिहाफ पर कंसाइनी गुड्स को सेल कर रहा है। तो जितने एक्सपेंस कंसाइनमेंट में होंगे, चाहे वो कंसाइनर कर रहा है चाहे वो कंसाइनी ने किए हों, वो सारे एक्सपेंस का जो रिस्क होगा वो कंसाइनर का होगा। उसको बियर करने के लिए कंसाइनर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इन दैट केस अगर कंसाइनी ने कोई एक्सपेंस कंसाइनमेंट के दौरान किए होंगे तो वो सारे एक्सपेंस कौन बियर करेगा? कंसाइनर। इसलिए कंसाइनर वो एक्सपेंस जो है वो कंसाइनी को रिम्बर्स कर देगा। मतलब अगर कंसाइनमेंट में गुड्स को सेल करते टाइम कंसाइनी के कोई भी एक्सपेंस हुए तो कंसाइनी के एक्सपेंस को बियर करने के लिए कंसाइनर ही रिस्पॉन्सिबल होगा और कंसाइनर ही वो एक्सपेंस जो है वो कंसाइनी को रिम्बर्स करके देने वाला है। इसके अलावा मैंने लिखा कंसाइनी इज इंटाइटल्ड टू एन एग्रीड रेमुनरेशन। कंसाइनी वो पर्सन है जिसको बेटे हम लोग एक एग्रीड रेमुनरेशन का अमाउंट पे कर देने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट बिलोंग टू द कंसाइनर। इसका मतलब ये कि बेटा कंसाइनमेंट में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को जो है वो कंसाइनर से रिलेट हम लोग करेंगे, क्योंकि बेटे कंसाइनी वो पर्सन है जिसको फिक्स रेट से कमीशन मिलने वाला है। मतलब प्रोडक्ट कंसाइनर का, खर्चे कंसाइनर के, रिस्क कंसाइनर का, एक्सपेंस बियर करने की लाइबिलिटी कंसाइनर की। कंसाइनी तो प्रोडक्ट सेल करेगा और सेल करने पर सेलिंग प्राइस पर हम एक कमीशन जो कि पहले से प्री डिसाइडेड होगा वो कमीशन हम कंसाइनी को पे करेंगे। उसके बाद जो अमाउंट निकल कर आएगा वो सारा अमाउंट किसका होगा बेटे? कंसाइनर का होगा। तो यहां लिखा गया था प्रॉफिट और लॉस ऑफ गुड्स ऑन कंसाइनमेंट बिलोंग टू द कंसाइनर। जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो किसको बिलोंग करेगा बेटे? कंसाइनर को बिलोंग करेगा। यहां एक बात लिखी गई है गुड्स, गुड्स का डेफिनेशन लिखा गया। अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग बात करें गुड्स की, तो गुड्स सेंड अंडर द कंसाइनमेंट एग्रीमेंट आर कोल्ड गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। मतलब जब कंसाइनर बेटे कंसाइनी को गुड्स सेंड कर रहा है तो उसे हम लोग नाम देंगे गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। चलिए आप मेरी बात को समझिएगा, ये वाली बात आप सबको क्लियर है क्या बेटे? आइए अगर हम लोग बात करें इस टॉपिक में तो इसमें लिखा गया परफॉर्मा इनवॉइस। अब मैं जो बात बताने वाला हूं और एक वर्ड है अकाउंट सेल, पहले मैं इनके बारे में बेसिक बता दूं फिर मैं बुक से आपके लिए डिस्कस करूंगा। ये देखिए बेटे, परफॉर्मा इनवॉइस और अकाउंट सेल क्या होगा मैं आपको बता दूं। कंसाइनर वो पर्सन है जो कंसाइनी को गुड्स सेंड कर रहा है कंसाइनमेंट बेसिस पर सेल करने के लिए। अब बेटे यहां क्योंकि हमने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की है, क्योंकि एक्स वाई को वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा है, तो सेल ना करने की एवज में इनवॉइस तो जनरेट होगा नहीं। अब क्योंकि आपने सेल नहीं किया तो इनवॉइस तो जनरेट होगा नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में एक्स क्या करेगा? वाई को जब स्टॉक सेंड करेगा तो एक परफॉर्मा इनवॉइस बनाया जाएगा। एक परफॉर्मा इनवॉइस जो है वो बनाया जाएगा। परफॉर्मा इनवॉइस कौन किसको सेंड करता है बेटे? तो मैं बता दूं, परफॉर्मा इनवॉइस कंसाइनर जो है वो कंसाइनी को सेंड करता है। परफॉर्मा इनवॉइस कंसाइनर कंसाइनी को सेंड करेगा। परफॉर्मा इनवॉइस में डिटेल ऑफ गुड्स, परफॉर्मा इनवॉइस में डिटेल ऑफ गुड्स, गुड्स का डिटेल, उसका रेट, उसका प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सॉरी उसका जो सेलिंग प्राइस है वो सब उसमें डिसाइडेड होगा। कमीशन क्या होगा, कमीशन का जो रेट होगा वो भी डिसाइड होगा। कमीशन का जो रेट है वो भी डिसाइड होगा।
तो एक्स कंसाइनर ने वाई कंसाइनी को जो स्टॉक सेंड किया, तो एक्स कंसाइनर ने वाई कंसाइनी को जो स्टॉक सेंड किया, तो वाई कंसाइनी जो है उसको फर्दर क्या करेगा, आगे सेल करेगा। तो एक्स कंसाइनर ने वाई कंसाइनी को जो स्टॉक सेल किया, तो वाई कंसाइनी जो है उसको बेटा फर्दर आगे करने वाला है सेल। अब सुनो, तो सेल करेगा, किस कंडीशन पर सेल करेगा, क्या होगा, तो एक्स कंसाइनर वाई कंसाइनी को इनवॉइस बनाकर देगा जिसका नाम होगा परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस में डिटेल ऑफ गुड्स, रेट, सेलिंग प्राइस, कमीशन का रेट सब डिसाइडेड होगा। और कंसाइनी जो है जब कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल करेगा तो उसका डिटेल बनाकर कंसाइनर को देगा, तो उसे हम लोग नाम देंगे बेटे अकाउंट सेल। मतलब मैं ये कहने वाला हूं, आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। पहले एक्स कंसाइनर ने वाई कंसाइनी को परफॉर्मा इनवॉइस बनाकर दिया। परफॉर्मा इनवॉइस में डिटेल ऑफ गुड्स, रेट, सेलिंग प्राइस, डिस्क्रिप्शन सब कुछ गिवन होगा। जब वाई कंसाइनी को स्टॉक रिसीव हो गया, वाई कंसाइनी बेटा उसको सेल करना स्टार्ट करेगा। वाई कंसाइनी को सेल करके जो अमाउंट रियलाइज होगा उसके ऊपर उसका कमीशन एक्सपेंस सब एडजस्ट होंगे। तो वाई कंसाइनी क्या करेगा, अपनी तरफ से डिटेल बनाकर एक्स को देगा। एक्स डिटेल बनाकर वाई को दे रहा है, उसे हमने नाम दे दिया परफॉर्मा इनवॉइस। वाई सेल करने के बाद अपने एक्सपेंस का डिटेल, कमीशन का डिटेल, सेल वैल्यू का डिटेल, क्लोजिंग स्टॉक का डिटेल बना करके वाई किसको देने वाला है, एक्स को, तो उसे हम लोग नाम देंगे अकाउंट सेल। मतलब एक डिटेल एक्स की तरफ से वाई को गई, एक डिटेल वाई की तरफ से एक्स को आएगी। एक्स की तरफ से यानी कि कंसाइनर की तरफ से कंसाइनी को जो डिटेल जा रही है उसे हम लोग नाम दे देंगे परफॉर्मा इनवॉइस। वाई की तरफ से जो कंसाइनर को डिटेल आ रही है उसे हम लोग नाम दे देंगे बेटे अकाउंट सेल। आप सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताएं, इतना सब बच्चों को क्लियर है क्या? बोलिए, आप सब बच्चे मेरे को ये बताएं, आपको इतना सबको क्लियर है क्या? बताइए जरा, आप मेरे को बताओ इतना सब बच्चों को क्लियर है क्या? तो यहां अगर मैं बात करूं, ये देखिएगा परफॉर्मा इनवॉइस क्या है और अकाउंट सेल क्या है। तो ये देखिएगा यहां मैंने लिखा परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस में क्या है, द कंसाइनर डज नॉट सेंड अ सेल इनवॉइस टू कंसाइनी। कंसाइनर जो है कंसाइनी को सेल इनवॉइस सेंड नहीं करेगा। रीजन क्या है कि कंसाइनी को हमने सेल किया ही नहीं है। इंस्टीड ही विल सेंड अ परफॉर्मा इनवॉइस विच इज अ स्टेटमेंट दैट लुक्स लाइक अ इनवॉइस। मतलब कंसाइनर कंसाइनी को एक स्टेटमेंट सेंड करेगा जिसे हम लोग नाम दे देंगे परफॉर्मा इनवॉइस, लेकिन दिखने में वो इनवॉइस की तरह होगा। परफॉर्मा इनवॉइस इज सेंड to convey the about information about the goods consigned. It contain the detail as the nature of goods, value, quantity, and the weight of selling price which in the consignees is expected to sell the goods. मतलब ये कि परफॉर्मा इनवॉइस में वो सारी डिटेल, वो सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो दी गई है, जिस वैल्यू पर कंसाइनी को प्रोडक्ट जो है वो सेल करना है, क्या उसका रेट होगा, क्या उसका प्राइस होगा, क्या उसका क्वांटिटी, सब हमें गिवन होगा। उसके बाद एक वर्ड मैंने दिया अकाउंट सेल। एक वर्ड मैंने दिया बेटे अकाउंट सेल। अकाउंट सेल क्या होता है, द कंसाइनी सेंड्स अ स्पेसिफिक पीरियड statement to the consigner and this statement is called account sales and this statement contain deals of। मतलब कंसाइनी जब कंसाइनर को अकाउंट सेल बनाकर देगा तो अकाउंट सेल में क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, सेल्स मेड बाय कंसाइनी। पहली बात तो ये कि कंसाइनी ने सेल्स कितनी की है वो उसमें गिवन होगा। एक्सपेंस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के बिहाफ पर कंसाइनी ने कितने खर्चे किए वो सब गिवन होंगे। कमीशन अर्न टू द कंसाइनी, कंसाइनी का कमीशन कितना बनता है। अनसोल्ड स्टॉक,
कंसाइनी के पास अनसोल्ड स्टॉक कितना है, इफ एनी, लेफ्ट विद द कंसाइनी, एंड नेट बैलेंस ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम कंसाइनी, कि भाई नेट बैलेंस कंसाइनी से हमें कितना मिलना है, ये सब बातें हमें कंसाइनमेंट में गिवन होंगी, अकाउंट सेल में हमें गिवन होंगी। तो बेटे एक बात सुनिए, एक डिटेल कंसाइनर ने कंसाइनी को बना कर दिया, उसे हम लोग नाम देंगे परफॉर्मा इनवॉइस। एक डिटेल कंसाइनी ने कंसाइनर को बना कर दिया, उसे हम लोग नाम दे देंगे बेटे अकाउंट सेल। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहां एक्सपेंसेस की, तो अब मैं आपको बात बता रहा हूं, सुनिए। अगर मैं बात करूं एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस ऑन सेल, कुछ जनरल बातें बता रहा हूं, फिर मैं आपको टाइप्स ऑफ एक्सपेंस भी डिस्कस करूंगा। ये देखिएगा, जर्नली मैंने लिखा, जर्नली एक्सपेंस रिलेटिंग टू कंसाइनमेंट incurred by the consignee will be recovered from the consigner। मतलब ये कि आम तौर पर ये जर्नल लैंग्वेज में ये होता है कि कंसाइनी जितने खर्चे करेगा उन सबको बियर करने का रिस्क कंसाइनर का होगा, इसलिए कंसाइनी अपने एक्सपेंस को कंसाइनर से रिम्बर्स करवा लेगा। हाउएवर सच एक्सपेंस कैन बी शेयर्ड बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। इसका मतलब ये कि ऐसा भी हो सकता है कि कंसाइनर और कंसाइनी के म्यूचुअल एग्रीमेंट से ये डिसाइड हो जाए कि कुछ एक्सपेंस कंसाइनर बियर करेगा, कुछ कंसाइनी बियर करेगा, ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए स्पेशली हमारे म्यूचुअल एग्रीमेंट होंगे। इसके अलावा एडवांस मनी का पॉइंट आएगा। यहां मैं कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जो कंसाइनमेंट में आपको पढ़ने को मिलने वाली हैं। मैं पहले जर्नल कुछ बातें बता रहा हूं, उसके बाद मैं अकाउंटिंग पर आऊंगा बेटा। ये देखिएगा, एडवांस मनी की बात करूंगा। आप एक बात बताओ, मैंने अपना एक एजेंट बना लिया, कंसाइनी बना लिया। अब कंसाइनी को मैं इतना सारा स्टॉक दे रहा हूं, हो सकता है कंसाइनी मेरा स्टॉक देने के बाद डिफॉल्टर हो जाए। कंसाइनी को इतना सारा स्टॉक मैं देकर के इतना रिस्क ले रहा हूं, और मैंने नंबर ऑफ कंसाइनी बना लिए, तो मेरा रिस्क भी बढ़ जाएगा, मेरा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि हम किसी भी पर्सन को अगर अपना कंसाइनी बनाए, तो उसके दौरान हम ऐसा कर दें कि कंसाइनी से हम एक एडवांस मनी जो है वो रिसीव कर लें। ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग ये बोल दें कंसाइनी को कि भाई हम आपसे एक एडवांस मनी जो है वो लेंगे, और वो तब तक आपकी सिक्योरिटी या एडवांस रहेगा जब तक आप हमारा स्टॉक हमारे कंसाइनी बेसिस पर सेंड कर रहे हो, मतलब सेल कर रहे हो। तो ऐसा हो सकता है यूजुअली, मैंने बोला यूजुअली कंसाइनी गिव एन एडवांस टू द कंसाइनर इन फॉर्म ऑफ कैश और बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब कंसाइनर अपने कंसाइनी से कुछ एडवांस मनी रिसीव कर रहा है, चाहे तो वो इन द फॉर्म ऑफ कैश या चेक हो सकता है, या इन द फॉर्म ऑफ बिल्स रिसीवेबल वो हो सकता है। दिस एडवांस मनी विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द सेल प्रोसीड ऑफ गुड्स। और बाद में जब कंसाइनी हमारा प्रोडक्ट सेल कर देगा, सेल करके पैसे कंसाइनी के पास आएंगे, तो वो जो एडवांस मनी हमने कंसाइनी से लिया था वो हम उसके सेल प्राइस में एडजस्ट कर देंगे। और कल को कंसाइनी हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाया, हमें वो स्टॉक रिटर्न कर देगा, तो हम उसका जो एडवांस मनी है वो उसे हम लोग रिटर्न कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है। चलिए, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं बेटे, कंसाइनमेंट में एक पॉइंट आएगा बेड डेब्ट्स का। कंसाइनमेंट में एक पॉइंट बन सकता है बेड डेब्ट्स। आप बोलेंगे सर बेड डेब्ट्स मतलब हमने कंसाइनर ने कंसाइनी को स्टॉक सेंड कर दिया, कंसाइनी आगे उसको कस्टमर्स को सेल करेगा, तो ऐसा पॉसिबल है कि कंसाइनी उसको आगे कस्टमर को सेल कर दे उधार में, क्रेडिट सेल। कंसाइनर ने कंसाइनी को स्टॉक सेंड किया, अपने बिहाफ पर सेल करने के लिए बोला। कंसाइनी उस गुड्स को आगे जब कस्टमर को सेल करता है, तो ऐसा पॉसिबल है कि कंसाइनी उस गुड्स को उधार में सेल कर दे। उधार में सेल होने पर क्या होगा कि जो रिस्क ऑफ बैड डेब्ट्स है वो किसका होगा बेटे? बेसिकली अगर मैं देखूं तो गुड्स का ओनर कौन है? कंसाइनर। और बेचा किसने? कंसाइनी ने। लेकिन याद रखिएगा, जब तक कुछ भी क्वेश्चन में गिवन ना हो, बैड डेब्ट्स का रिस्क ऑलवेज उस पर्सन का होता है जो गुड्स का ओनर होगा। यहां मैंने लिखा जर्नली कंसाइनी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड डेब्ट्स। मतलब
अगर कंसाइनी ने आगे फर्दर कस्टमर को सेल किया और वो पैसा बैड डेब्ट्स हो गया, तो कंसाइनी उस बैड डेब्ट्स के रिस्क के लिए आमतौर पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। इफ द कंसाइनी इज टू बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड डेब्ट्स, अगर हमने कंसाइनी को बैड डेब्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल करना है, ही शैल पेड एन एक्स्ट्रा कमीशन कोल्ड डेल क्रेडर कमीशन, तो उसको हम लोग एक एक्स्ट्रा कमीशन देंगे जिसका नाम है डेल क्रेडर कमीशन। दिस कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल सेल्स एंड नॉट मेयरली ऑन द क्रेडिट सेल, और इस कमीशन के अमाउंट को हम लोग किस पर देने वाले हैं, टोटल सेल्स पर देने वाले हैं, ना कि क्रेडिट सेल पर देने वाले हैं। तो बैड डेब्ट्स का जो रिस्क होगा कंसाइनर के पास, उसका जो रिस्क होगा वो कौन, कंसाइनी जब सेल करेगा तो उसका रिस्क किसके लिए होगा, कंसाइनर का होगा। लेकिन अगर कंसाइनर वो रिस्क कंसाइनी को मतलब आप यू कह लो ट्रांसफर करना चाह रहे हो, कंसाइनी पे बैड डेब्ट्स के रिस्क का बर्डन शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो आप ऑर्डिनरी कमीशन के साथ साथ एक एक्स्ट्रा कमीशन की बात मैं आपको बताऊंगा जिसका नाम होगा बेटे डेल क्रेडर कमीशन। मतलब कंसाइनर अपने कंसाइनी को डेल क्रेडर कमीशन जो है वो दे सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे कमीशन की, तो जनरली यहाँ कमीशन की बात बार बार होने वाली है। उसका रीजन क्या है बेटे, कि कंसाइनर जब कंसाइनी को स्टॉक सेंड करेगा और कंसाइनी हमारा प्रोडक्ट आगे फर्दर सेल करेगा, तो कंसाइनी को हमने जो अपॉइंट किया है वो कंसाइनी को कमीशन बेसिस पर ही अपॉइंट किया है। मतलब ये कि रेम्युनरेशन पेड बाय द कंसाइनर टू कंसाइनी for selling the goods on behalf of the former term as commission. There are three types of commission. तीन तरह के कमीशन होंगे, मैं सबके बारे में बताऊंगा, लेकिन यहाँ कमीशन जो वर्ड है वो हर एक क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है कि कंसाइनी को हमने अपॉइंट ही कमीशन बेसिस पर किया है, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन में हम कंसाइनी को कमीशन देने वाले हैं। तो कैलकुलेशन कैसे होगी कमीशन की वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कमीशन। हमारे पास कमीशन के नाम पर तीन तरह के कमीशन हैं जिनकी बात मैं आपके साथ यहां करने वाला हूं। ऑर्डिनरी कमीशन नंबर 1 और नॉर्मल कमीशन, इसका नाम हो सकता है ऑर्डिनरी कमीशन या तो नॉर्मल कमीशन। मैंने लिखा इट इज कंप्यूटेड a fixed percentage on gross sale proceed made by the consignee। ऑर्डिनरी कमीशन या नॉर्मल कमीशन क्या होता है, तो बेटे मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात, जब मैंने एक पर्सन को अपॉइंट किया अपना कंसाइनी और हमने बोला कि आप हमारा ये प्रोडक्ट सेल कर दो जिसके ऊपर हम आपको कमीशन देंगे, तो बेटे एक बात को समझिएगा, हम जब एक प्रोडक्ट पर कमीशन देंगे कंसाइनी को, तो बेटा वो जो कंसाइनी, आप मेरी बात को समझिएगा, कंसाइनी को जो हम कमीशन देंगे वो फिक्स रेट से पहले से प्री डिसाइडेड होगा। तो एक प्री डिसाइडेड रेट से जो कमीशन दिया जाएगा उसे हम लोग नाम देंगे ऑर्डिनरी कमीशन का। देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन द कैश सेल्स और क्रेडिट सेल फॉर कंप्यूटिंग ऑर्डिनरी कमीशन। मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने सेल कैश में की थी या तो क्रेडिट में की थी, क्योंकि जो ऑर्डिनरी कमीशन है वो हम कैश प्लस क्रेडिट दोनों सेल पर कंसाइनी को देने वाले हैं। तीसरी बात, नॉर्मल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट द रेम्युनरेशन ऑफ कंसाइनी फॉर द एजेंसी सर्विस रेंडर्ड बाय हिम। मतलब ये कि नॉर्मल कमीशन उस बात को डिनोट करता है बेटे कि कंसाइनी को जब हमने अपॉइंट किया था अपना एजेंट और अपनी एजेंसी सर्विस देने के लिए जब अपॉइंट किया गया, तो कंसाइनी को हम एक नॉर्मल रेट ऑफ कमीशन जो है वो प्री डिसाइडेड रेट पर देने वाले हैं। इसके अलावा व्हेन द नॉर्मल कमीशन इज पेड द कंसाइनर बियर द ऑल ऑफ द रिस्क ऑफ बैड डेब्ट्स। मतलब ये कि जब कंसाइनर को नॉर्मल कमीशन कंसाइनर कंसाइनी को दे देगा, तो कंसाइनी जो है वो जर्नली मतलब जो है वो नॉर्मली सारे एक्सपेंस, सारे बैड डेब्ट्स का जो रिस्क है, ये सब चीजें हैं, उसमें कंसाइनर ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा, कंसाइनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। मतलब केवल नॉर्मल कमीशन अगर
कंसाइनर ने कंसाइनी को दिया तो रिस्क ऑफ बैड डेब्ट जो होगा वो कंसाइनर का ही होगा। नॉर्मल कमीशन देने से रिस्क ऑफ बैड डेब्ट्स कंसाइनी पर शिफ्ट कभी भी नहीं होगा। अगर हमने कंसाइनी पर बैड डेब्ट्स का रिस्क शिफ्ट करना है तो इसके लिए हम कंसाइनी को देने वाले हैं एक्स्ट्रा कमीशन, जिसका नाम होगा डेल क्रेडर कमीशन, जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। डेल क्रेडर कमीशन, बेटे डेल क्रेडर कमीशन वो कमीशन है टू इंक्रीज द सेल्स एंड इंक्रीज द कंसाइनी। कंसाइनर प्रोवाइड एन एडिशनल कमीशन नोन एज डेल क्रेडर कमीशन। मतलब ये कि कंसाइनर ने कंसाइनी के ऊपर एक एक्स्ट्रा कमीशन दिया है, इंक्रीज द सेल्स, इसके लिए हमने क्या दिया, एक डेल क्रेडर कमीशन दिया है। लेकिन देखिए जरा, यहां मैंने लिखा व्हेन द डेल क्रेडर कमीशन इज पेड कंसाइनी बियर द रिस्क ऑफ बैड डेब्ट्स। अगर कंसाइनी को हमने डेल क्रेडर कमीशन दे दिया तो जो रिस्क होगा वो किसके लिए होगा बेटे, बैड डेब्ट्स का जो रिस्क होगा वो किसका हो जाएगा, कंसाइनी का होगा। और डेल क्रेडर कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल। डेल क्रेडर कमीशन जो दिया जाएगा वो टोटल सेल पर दिया जाएगा, ना कि क्रेडिट सेल पर, अनलेस देर इज नो एनी अदर एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी, जब तक अदरवाइज कुछ भी ना लिखा गया हो। तो मेरे पास एक दो बच्चों के क्वेश्चंस हैं, मैं पहले एक बार वो देख लेता हूं। इसमें लिखा है सर, अगर कंसाइनी बैड डेब्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो उसे कमीशन क्रेडिट सेल पर मिलेगा क्या? कमीशन ऑलवेज टोटल सेल पर मिलेगा। चलिए, अगर हम लोग बात करें, आप मेरी बात को समझिएगा बेटे, इतने काम करने के बाद तो एक हमारे पास है ऑर्डिनरी कमीशन, एक हमारे पास है डेल क्रेडर कमीशन। थर्ड नंबर पर मेरे पास है बेटे ओवर राइडिंग कमीशन। थर्ड नंबर पर जो मैं डिस्कस करने वाला हूं इसका नाम है बेटे ओवर राइडिंग कमीशन। मैंने बोला इट इज एन एक्स्ट्रा कमीशन पेड बाय कंसाइनर टू प्रमोट सेल्स ऑन हायर प्राइस देन द स्पेसिफाइड। चलिए, ओवरराइडिंग कमीशन के बारे में मैं एक सिंपल बात बता देता हूं। बेटे कंसाइनर जब कंसाइनी को कोई भी प्रोडक्ट सेंड करता है तो कंसाइनी को हमने एक नॉर्मल सेलिंग प्राइस बताया कि भाई आपको ये प्रोडक्ट इस नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर सेल करना है। मान लीजिए हमने जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस बताया, पूरी बात सुनना, फॉर एग्जाम्पल हमने ये बोला कि ये कैलकुलेटर आपको 100 रुपीज में सेल करना है, इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस 100 रुपीज होगा, और हमने कंसाइनी को बोला कि अगर ये प्रोडक्ट आप 100 रुपए में सेल करते हो तो हम आपको इसका 10% कमीशन देंगे। अब कंसाइनी ये कहता है कि सर एक बात बताइए, अगर मैं इसका सेलिंग प्राइस नॉर्मल सेलिंग प्राइस से भी ज्यादा रख दूं तब क्या आप मेरे को कोई एक्स्ट्रा कमीशन देंगे? तो हमने कंसाइनी को ये बोला कि ठीक है, अगर आपका सेलिंग प्राइस ऑर्डिनरी सेलिंग प्राइस से ज्यादा हुआ तो जो ओवर सरप्लस प्राइस आपने रियलाइज किया, सरप्लस प्राइस रियलाइज करने के लिए हम आपको एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। बेटे अगर कंसाइनी जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस हमने कंसाइनी को बताया, अगर उससे ज्यादा सेलिंग प्राइस पर कंसाइनी हमारा प्रोडक्ट सेल करता है तो बेटा एक्स्ट्रा प्राइस रियलाइज करने पर हम कंसाइनी को एक एक्स्ट्रा कमीशन देंगे जिसका नाम होगा ओवरराइडिंग कमीशन। जनरली ओवरराइडिंग कमीशन सरप्लस प्राइस रियलाइज करने पर मिलता है, और ओवरराइडिंग कमीशन का जो रेट होता है वो कंपैरेटिव टू नॉर्मल कमीशन हाई होता है, क्योंकि उसमें कंसाइनर को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो कंसाइनर ज्यादा कमीशन जो है वो कंसाइनी को अलाउ कर देता है। तो ओवरराइडिंग कमीशन के केस में मैं आपको बता दूं, कंसाइनर कंसाइनी को जो ओवरराइडिंग कमीशन देगा उसका जो परसेंटेज है वो कंपैरेटिवली क्या होगा, ज्यादा होगा। ये वाली बात आप मानकर चलिएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तीन तरह के कमीशन मैंने आपको बताए, लेकिन इनके बारे में पूरा डिटेल है ना बेटा, जब आप मेरे साथ ये चैप्टर का अकाउंटिंग करेंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में टर्म्स बदल बदल कर कमीशन की कैलकुलेशन जो है वो निकल कर आएंगी। तो उन कैलकुलेशंस में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से कैलकुलेशन जो है वो इसकी की जानी है। मैं वो सारी बातें बेटे आपको बताने वाला हूं। अभी अगर मैं आप लोगों से बात करूं इतनी बात को लेकर, अगर बेटे मैं आपसे बात करूं, एक पॉइंट और आएगा मेरे पास टाइप्स ऑफ कमीशन एक्सपेंसेस के बारे में।
हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपेंसेस इन कंसाइनमेंट। आप सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा बेटे। हम लोग जब कंसाइनमेंट बनाएंगे तो इसमें दो पार्टी इन्वॉल्व हैं। एक पार्टी जिसका नाम है कंसाइनर, एक पार्टी जिसका नाम है कंसाइनर और एक पार्टी जिसका नाम है कंसाइनी। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना बेटे। जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है और कंसाइनी उस गुड्स को आगे फर्दर सेल करता है कस्टमर को, ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बार बार बताया, इस पूरे प्रोसेस में एक्सपेंस भी तो होंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में दो तरह के एक्सपेंस होंगे। पहला जो एक्सपेंस होगा वो होगा नॉन रेकरिंग एक्सपेंस का। पहले तरह के जो एक्सपेंस होंगे उसे हम लोग नाम दे देंगे नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, और दूसरे जो एक्सपेंस होंगे उन्हें हम लोग नाम देंगे रेकरिंग एक्सपेंस का। सेकंड जो एक्सपेंस होंगे उन्हें नाम देंगे रेकरिंग एक्सपेंस का। एक हमारे पास होंगे नॉन रेकरिंग एक्सपेंस और एक हमारे पास होंगे रेकरिंग एक्सपेंस। तो मैं आपको बता दूं, जो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है, कंसाइनर कंसाइनी को जब गुड्स सेंड करेगा, मैं आपको बता दूं, कंसाइनर कंसाइनी को जब गुड्स सेंड करेगा तो एक्सपेंस इनकर्ड फ्रॉम कंसाइनर्स गो डाउन टू कंसाइनीज गो डाउन। बेटे कंसाइनर के गोडाउन से कंसाइनी के गोडाउन तक स्टॉक को लेकर जाने के जो एक्सपेंस होंगे उसे हम लोग नाम दे देंगे नॉन रेकरिंग एक्सपेंस का। और कंसाइनी के गोडाउन में स्टॉक रिसीव होने के बाद जो एक्सपेंस होंगे सेल करने से रिलेटेड, उसे हम लोग नाम दे देंगे रेकरिंग एक्सपेंस का। तो कंसाइनर के गोडाउन से कंसाइनी के गोडाउन तक एक्सपेंस ले जाएंगे तो वो होंगे रेकरिंग, नॉन रेकरिंग। और कंसाइनी के गोडाउन में स्टॉक रिसीव करने पर जो एक्सपेंस होंगे उसे हम लोग नाम दे देंगे रेकरिंग। आप बोलेंगे सर आपने एक्सपेंस को दो कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि बेटे जो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंस माने जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू प्रोडक्ट। और जो रेकरिंग एक्सपेंस हैं ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस माने जाते हैं। ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो हैं ये माने जाएंगे। एक हमारे होंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, एक हमारे होंगे बेटे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये वाली बात आप मानकर चलेगा। जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं बेटे, मैं आपको बता दूं, जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू का पार्ट बनेंगे। ये पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जब आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने का ये पार्ट बनेंगे। और जो रेकरिंग एक्सपेंस है वो कौन से होंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू का पार्ट नहीं बनेंगे। तो बेटे मैं आपको बता दूं, ये देखिएगा, एक एक्सपेंस वो है जो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनेंगे और एक वो है जो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट नहीं बनेंगे। तो मैंने यहां लिखा नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, मैंने लिखा एक्सपेंस विच आर इनकर्ड बाय द कंसाइनर और कंसाइनी for sending the goods from consignors godown to consignees godown is called non-recurring expense। इसमें लिखा गया these expense include freight, carriage, custom duty, transit insurance, octroi duty, loading and unloading। मतलब जब तक स्टॉक कंसाइनी के गोडाउन में रिसीव नहीं हो जाता, जितने भी एक्सपेंस होंगे सब एक्सपेंस का नेचर कौन सा होगा बेटे? नॉन रेकरिंग। कंसाइनर के गोडाउन से कंसाइनी के गोडाउन तक स्टॉक को लेकर जाने के जितने भी एक्सपेंस होंगे सबका नेचर कौन सा होगा बेटे? नॉन रेकरिंग। और फिर मैंने लिखा रेकरिंग एक्सपेंस, तो लिखा गया एक्सपेंस इनकर्ड बाय द कंसाइनी आफ्टर द गुड्स रीच इन द कंसाइनीज गोडाउन आर टर्म एज recurring expense and these includes godown rent, insurance of godown, selling expense, repair। ये सारे खर्चे बेटे इसमें इंक्लूड होंगे, ये बात आप मानकर चलिएगा। चलो, इतनी वर्किंग करने के बाद अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा मैंने कुछ थ्योरी के क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं।
जैसे इसमें एक मैंने लिखा कि नोट आपको डेल क्रेडिट कमीशन पर बनाना हो। एक दो क्वेश्चन ये एग्जाम पेपर में पूछे गए, ओवरराइडिंग कमीशन के ऊपर एक बार क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा डेल क्रेडिट और ओवरराइडिंग कमीशन में डिफरेंस आपसे पूछा गया। इसके अलावा कंसाइनमेंट अकाउंट में और सेल में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर थ्योरी का क्वेश्चन एक बार पूछा गया। तो ये वो सारे क्वेश्चंस जो, या परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है, या अकाउंट सेल क्या होता है, इनके ऊपर मैंने 3 मार्क्स वाले थ्योरी के क्वेश्चन आपके लिए बना दिए। परफॉर्मा इनवॉइस और अकाउंट सेल में क्या डिफरेंस होता है, ये सब क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए। आगे जाके एबनॉर्मल लॉस का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, उसके बारे में मैंने बनाया। इसके अलावा नॉर्मल लॉस क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। ये सब क्वेश्चंस अभी आ जाएंगे आगे चैप्टर में डिटेल से। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस में डिफरेंस क्या होगा, उसका थ्योरी का क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना दिया। ये सब चीजें मैंने आपके लिए बना दी। तो ये था आज की क्लास का जर्नल लेक्चर, जिसमें मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट के बारे में आपको बताया, बेसिक थ्योरी बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। बेटे नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये डिस्कस करने वाला हूं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन कंसाइनमेंट ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये बेटे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कंसाइनर की बुक्स में क्या एंट्रीज बनेंगी, कंसाइनी की बुक्स में क्या एंट्रीज बनेंगी, कैसे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। ये सब बातें बेटे मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छे लेवल पर डिस्कस करने वाला हूं। सही बात है। इतना काम एक बार आप सब बच्चे करके चलिएगा। इसकी अकाउंटिंग में नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास में आप सब बच्चे इतना पढ़कर चलो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से उसके लिए जो है वो डिस्कस करेंगे। मेरे पास बीच में एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि सर, अगर ओवरराइडिंग कमीशन में कंसाइनी बैड डेब्ट्स के लिए लाइबल होगा क्या। बेटे ओवरराइडिंग कमीशन अलग है, जब तक डेल क्रेडिटर कमीशन कंसाइनर कंसाइनी को नहीं देगा तब तक बैड डेट्स का रिस्क जो होगा वो कंसाइनर का रहेगा। डेल क्रेडिटर कमीशन जो है वो स्पेशली बैड डेट्स के लिए बनाया गया है। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन कंसाइनर कंसाइनी को देगा तभी रिस्क ऑफ बैड डेट्स कंसाइनी का होगा, अदरवाइज कोई भी कमीशन दे रिस्क जो है वो कंसाइनर का रहेगा बैड डेट्स के लिए। ये वाली बात ध्यान रखिएगा। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में बढ़िया लेवल पर, बहुत बढ़िया तरीके से अगली क्लास में अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।